वैसे मानना पड़ेगा, पर्दा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, यहाँ हर चीज एक नायाब तरीके से की जाती है। वैसे ये जो अगला सीन है ना, इसे देखकर आपको रामलीला के रणवीर और दीपिका का वो एब्सोल्युटली रोमांटिक अंदाज याद आ जाएगा। याद है ना वो गाना, अंग लगा ले। उफ, सुर ठीक निकलते ही नहीं, बट एनीवेज द पॉइंट इज इट इज टोटली हॉट एंड सिमरिंग। वो क्या है ना कि इमली ने नजर उतारने का ये नया तरीका जो निकाला है। अपने आदित्य बाबू की नजर उतार रही है। सेम ऐसा ही सीन आपने फिल्म रामलीला में भी देखा होगा, दीपिका और रणबीर के बीच। अब इस सीन को देखकर ये रोमांटिक तो होंगे ही, साथ ही एक दूसरे की आंखों में गुम भी हो जाएंगे। का ये नजर उतारने का तरीका तो इस सच में बड़ा ही अनूठा है। घर वालों ने भी कभी किसी को ऐसे नजर उतारते हुए नहीं देखा होगा। अब जरा इमली ये भी बता दीजिए कि आपके आदित्य बाबू को नजर किसकी लगी है। अब आदित्य ने पूरी दुनिया को छोड़ दिया आपकी खातिर, अब बारी आपकी है घर वालों को ये बताने की कि आदित्य आपके पतिदेव हैं। उस लम्हे का देखने का इंतजार आपके तमाम फैंस को है जो आदित्य और इमली को अब एक्चुअली में शादी के बंधन में देखना चाहते हैं, जहां उनकी शादी गाजे बाजे के साथ हो। और हाँ, अगर ऐसा होगा ना तो कहानी में नया देखने तो जरूर मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वो कंफ्यूजन, वो दुविधा जो वैजंती माला के चेहरे पर और जहन में थी इस गाने के दौरान फिल्म में ज्वेल थीफ में, यकीन मानिए आज की डेट में अगर वैजंती जी को अगर हम ये रिश्ता क्या कहलाता है में डाल देते ना, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज्ड और दुविधा में वो होती, क्योंकि भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है ये कोई समझ ही नहीं पा रहा। एक तो कार्तिक ने शादी करा दी सीरत और रणवीर की, अब सीरत ने बीड़ा उठा लिया है कि वो शादी कराएंगी कार्तिक की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मन ही मन वो चाहती नहीं है कि ऐसा हो। मैं ना उनके वास्ते एकदम बेस्ट जोड़ी ढूंढना चाहती हूँ, कोई ऐसी वैसी ना। अब जिम्मेदारी लिए तो निभानी तो पड़ेगी ना। क्या सीरत और रणबीर, क्या कहा आपने? जरा एक बार फिर से तो कहिए। मैं ना उनके वास्ते एकदम बेस्ट जोड़ी ढूंढना चाहती हूँ, कोई ऐसी वैसी ना। और मैं ना सच्ची चाहती हूँ कि ये काम जल्दी से जल्दी करे। कार्तिक गोयनका की शादी के लिए अब लड़की ढूंढी जाएगी और ये जिम्मेदारी जरा देखिए तो किसके कंधों पर आई है। सीरत जो कम ही दिनों में कार्तिक की पक्की दोस्त बन गई है। कार्तिक के लिए दुल्हनिया ढूंढने की जिम्मेदारी सीरत को मिली है। अब सीरत अपनी ये जिम्मेदारी कैसे निभाएगी, किस हद तक निभाएगी, ये तो भाई हमें भी देखना है। अब कार्तिक को सीरत इसलिए पसंद आई थी क्योंकि उसमें नायरा की परछाई थी, लेकिन यहाँ तो अब बात कुछ और ही है। सीरत को ये बात समझ में आती है कि कार्तिक को कहीं ना कहीं एक पार्टनर की ज़रूरत है। वो खालीपन उन्हें महसूस होता है, जो वो अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहती है। वो चाहती है कि वो खुश रहे लाइफ में, जो कमी है उनकी लाइफ में वो ना रहे, वो पूरी हो जाए। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार मानती है उस बात का। तो
वो नायरा की फोटो से प्रॉमिस करती है कि वो कार्तिक के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ के लाएगी। सीरत की जल्दबाजी तो देखिए, झटपट उसने कार्तिक के लिए एक लड़की पसंद भी कर ली और फिर कुछ ही पल में उसे उस लड़की से जलन भी होने लग गई। देखिए ये कैसे सीरत ने इस लड़की को रफा दफा भी कर दिया। ना वो तो ना आ पाएंगे, उनका मैसेज अभी तो बिजी है, थोड़ा आना पाएंगे। अब बे सीरत, ये क्या बात हुई? अगर लड़की पसंद करनी है तो अच्छी करनी होगी ना, फिर वो आपसे बहुत अच्छी होगी तो आपको इसमें जेलसी नहीं होनी चाहिए। एक लड़की जो उससे मिलती है, जो उसे लगता है कि अच्छी है, जब वो उससे मिलती है तो उसे लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है तो थोड़ी सी जेलसी भी है कि अच्छा तुम्हें कार्तिक इतनी जल्दी कैसे अच्छे लग गए और क्या है, तो वो उसे भगा देती है बिना कार्तिक को बताए। सो बेसिकली भी यही ड्रामा है। अब आगे ये कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में सीरत सोच भी नहीं सकती है। क्या कार्तिक और सीरत की दोस्ती अब प्यार में बदलेगी? अब भी थोड़ा सा सब्र कीजिए ना, सब्र का फल मीठा होता है। आप सबको बहुत जल्द ये फल जरूर मिलेगा। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। सीरियल साथिया में लीजिए गहना के मुंह पर पड़ गया जोरदार तमाचा, और मारा किसने? खनक की मां ने, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी की ये जो दुर्दशा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से गहना के ऊपर है। लेकिन चिंता मत कीजिए, गहना के ससुराल वाले खड़े हैं डटकर गहना के साथ। बेचारी गहना खलनायिका गहना के सामने कारनामे कर कर चली जाती है और फिर होता क्या है, एंड में फंस जाती है गहना। फिर चाहे हेमा भाभी हो, राधिका हो या हो कनक, इस सब के बदले में चाटा खाने का काम किसी और का नहीं बल्कि गहना का ही होता है। अब गहना, गलती तो इसमें आपकी ही है ना। कहते हैं ना कि क्राइम जब होता है तभी उसे रोक देना चाहिए। क्राइम होने के बाद बातों को छुपाने से क्या फायदा? क्राइम करने वालों को इससे बढ़ावा मिलता है। अब कनक अचानक से गायब हो गई है। कनक की माँ को ये लग रहा है कि इसकी जिम्मेदार गहना है। सासू माँ ने भी समझाया, अनंत जी ने भी समझाया, लेकिन भाई मम्मी जी ने जो बात ठान ली है उसे भला कोई बदल नहीं सकता है। फिलहाल हम जानते हैं कि कनक को कुछ नहीं होगा। वो इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन है कि इस वक्त भी कहीं न कहीं ड्रामा करके वो छुपी ही होगी। तो भाई आप सब टेंशन ना लें, आराम से जाके सो जाइए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, जेल हो तो कुंडली भाग्य वाला हो, नहीं तो नहीं हो। यहाँ पर हर कोई जब मन करता है मिलने पहुँच जाता है करण से, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, सासू माँ का मन किया कि वो जाकर अपने जमाई राजा से मिले और मिलने नहीं दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है कहीं। कभी प्रीता का जब मन होता है तो वो करण लूथरा से मिलने जेल पहुंच जाती है, तो कभी पृथ्वी का जब मन करता है तब वो पहुंच जाता है और जेल में पहुंचकर वो वीडियो कॉलिंग भी करता है। और अब देखिए, करण की सासू माँ यानी कि प्रीता की माँ को अपने जमाई राजा को देखने का मन कर रहा है, इसीलिए वो जाना चाहती हैं जेल में करण से मिलने के लिए। अब भाई सासू माँ जरा टाइम भी देख लीजिए, जमाई राजा को मिलना है, माना कि वो आपका दुलारा है, लेकिन भाई जेल वालों के लिए तो वो एक मुजरिम है और वहाँ के कुछ कायदे कानून होते हैं। वैसे आपकी बेटी इमोशनल डायलॉग बोलकर हमेशा पुलिस वालों को अपने बातों में फंसा देती है और करण से मिल लेती है। चलिए देखते हैं प्रीता आपको थाने तो लेकर जा रही है
लेकिन क्या आप करण से मिल पाएंगी? ये देखिए, ये पुलिस वाले को भी पहले से मालूम था कि आप आएंगी और साथ में मम्मी जी को भी लाएंगी मिलवाने के लिए। लेकिन ये क्या, इस बार तो पुलिस वाले ने साफ साफ इनकार कर दिया। लगता है करण को लेकर कोई बात जरूर हुई है। प्रीता, जरा पता तो लगाइए आखिर माजरा क्या है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि प्यार वो होता है जो दूसरे को खुशी दे, लेकिन न जाने क्यों लोग ये समझ ही नहीं पाते। अब पाखी को ही ले लीजिए, बल्कि पाखी और विराट के रिश्ते को ही ले लीजिए। सही इस रिश्ते को समझ ही नहीं पा रही और जलन के मारे लीजिए घर वालों के सामने इनकी हिस्ट्री को इन्होंने उजागर कर दिया है। भाई, इनके इतिहास बताने के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट ना बिगाड़ ले। पाखी और विराट के बीच आखिर रिश्ता क्या है, ये जानने का हक तो भाई एक पत्नी को है तो सही। ये पूरे परिवार वालों के सामने आज पाखी से पूछ रही है कि बताइए पाखी दीदी, आपका और विराट का रिश्ता क्या है। ऐसा है ना कि केवल पाखी का रिश्ता नहीं है विराट के साथ, विराट का भी कोई न कोई रिश्ता था कभी पाखी के साथ। तो आपको ये सवाल विराट से भी पूछना चाहिए। इस पूरे बातचीत में आपने केवल 1 से 2 बार विराट सर का नाम लिया है, वरना सारे सवाल आप पाखी की तरफ देखकर पाखी से ही पूछ रही हैं। अब प्यार तो इन दोनों ने ही किया था, फिर सवाल केवल पाखी से क्यों? विराट सर हमेशा की तरह चुपचाप खड़े हैं, सही की बातें सुन रही हैं। कभी उन्हें सही की बातें अच्छी लगती तो कभी उनके रिएक्शन से लगता कि सही अब ये ज्यादा हो गया। अब विराट ज्यादा हो गया है तो बताइए, आप क्या सही को चुप करा सकते हैं? नहीं ना। इतने दिनों से घर वालों से जो बात छुपी रही थी, भला अब सामने आ जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी इस सीरियल की दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो राज बनकर ही रह जाए। फिलहाल सही ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी है। पाखी और सई के बीच ऐसा झगड़ा एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा होगा, लेकिन हर बार झगड़े का नतीजा कुछ न कुछ तो जरूर निकलता है। और हाँ, सई एक बात और कहना चाहेंगे कि पाखी तो सम्राट से शादी नहीं करना चाहती थी। वो क्या है ना, विराट के कहने पर उसने ये शादी की। विराट के दिल में भाई के लिए प्यार जाग उठा था, जिसकी खातिर उसने पाखी से कहा कि प्लीज सम्राट से शादी कर लो। अगर पाखी ने उस वक्त ये बात नहीं मानी होती ना, तो आज आपकी जगह विराट की पत्नी पाखी होती, आप नहीं। जाते जाते इतना जरूर कहेंगे कि भले ही आप काम सही करती हो, लेकिन हाँ, कभी न कभी आप ये बात भूल जाती हैं कि रिश्तों की मर्यादा कैसे रखी जाती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। लीजिए, हम हाजिर हैं फटाफट खबरों की इस रेलगाड़ी के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुमकुम भाग्य से, जहां पर अभी एक बच्चे की तरह खाना ना खाने की जिद कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ रिया और रणवीर की शादी की बात शुरू हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं इमली के सेट पर, जहां पर मालिनी अपने प्यार से मिलवा रही है। जी हाँ, ये वही कुणाल है जो कल तक गुमशुदा थे, और आज जब वो सबके सामने आए हैं तो वो खुद भी यही पूछ रहे हैं कि कौन है मालिनी। कुणाल, ये आदित्य और इमली है। ये मैंने कहा था ना तुमसे कि आज हम इन दोनों से ही मिलने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मालिनी ने कभी बताया नहीं क्या हुआ है। मालिनी कौन है? मालिनी कौन है? मालिनी कौन है? मालिनी, जरा संभल के,
कहीं ऐसा ना हो कि आपका झूठ सबके सामने आ जाए। My crazy lady. मैं कहना चाहता हूँ आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू सो मच कुणाल। अब हम मिल लिए ना तो हम घर चलते। अरे नहीं, अभी तो आए हो तुम लोग, रुको ना प्लीज। I'll call for some tea or something, हाँ? नहीं क्यों? फटाफट खबरों की इस रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है पांड्या स्टोर, जहां पर अम्मा ने धरा पर डंडा उठा लिया है। धरा को सजा देने की ठानी है अम्मा ने, और बातों ही बातों में अम्मा ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से धरा टूट चुकी है। फटाफट खबरों की इस रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। जल्द ही लौटेंगे फटाफट खबरों की इस रेलगाड़ी के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ने एक्चुअली में कला को एक प्लेटफॉर्म दिया है। ऐसे ऐसे कलाकार सामने उभर कर आ रहे हैं जिनके बारे में शायद इससे पहले हमने सुना ही नहीं था, लेकिन उनसे बेहतरीन कलाकार आज की डेट में शायद कोई हो। ऐसे ही एक कलाकार हैं सनी हिंदुजा। जी हाँ, आपने इनको यूट्यूब के एस्पिरेंट्स में भी देखा, और फिलहाल फैमिली मैन में एज मिलिंद हिंदुजा ये बहुत फेमस हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्हें पका पकाया परोस दिया गया। यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की सनी ने, आइए आज उनसे खुद सुनते हैं। Hi Megha, how are you? I am good. Firstly, congratulations for both Family Man 2 and Aspirants, and welcome to SBS Originals, Sunny. How are you doing? Thank you Megha. Very good. Thank you so much. Firstly, for having me. मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि फैमिली मैन 2 को एक बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है ऑडियंस की तरफ से। तो आपकी केमिस्ट्री मनोज सर और बाकी कास्ट के साथ कैसी रही? प्रियामणि सबके साथ कैसी थी आपकी केमिस्ट्री? हाउ डिड यू बॉन्ड? तो मैं ये कह रहा था कि मनोज सर के साथ जो मिलिंद का कैरेक्टर था, वो श्रीकांत को वैसे ही इतना he used to look up to him. उसका वो मिलिंद के श्रीकांत सर एक बहुत बड़े आइडल थे। He used to really look up to him, और वो जीवन में लाइफ में उनसे इंस्पायर होके यहाँ आए थे टास्क में। उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, ये हमारी बैक स्टोरी थी, हमने बनाई थी। तो वो जो उसका मिलिंद जिस तरीके से ऑ में आता है उनको देख के, एंड दैट वाज द रियल थिंग विद मी। आई रियली लुक अप टू हिम एज एन एक्टर. He is not just an actor. Padma Shri Manoj Vajpayee, he's an institution, and he's above all, he's a great human being to be around with, and I'm blessed to have worked with him so early in my life. तो हम मनोज सर और मेरे रिलेशनशिप की मैंने जितनी बातें बोल दी, उसके अलावा वही था। तो रियल लाइफ में भी वैसा ही था। एज एन एक्टर आई रियली लुक अप टू हिम। तो वो मुश्किल नहीं रहा मुझे उनके साथ उस तरीके से बिहेव करने का। और उसके अलावा उन्होंने वो इतने कमाल के एक्टर हैं, वो अपने सारे को एक्टर्स को, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, एक समानता से ट्रीट करते हैं और इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में, सीन में। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आई फील ही इज एन इंटीग्रल पार्ट इन माय लाइफ। वो उनसे मैं काफी जो भी मुझे लगता है कि मुझे सीख मिली है, वो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो रियली थैंक यू एंड थैंक यू टू द मेकर्स। उन्होंने मुझे मौका दिया उनके साथ काम करने का। तो मतलब मैं उनको, वो जब साथ में स्क्रीन पे होते हैं तो मैं मतलब एक खुशी, एक अंदर से एक जो उनके लिए जो एक रिस्पेक्ट और लव है वो आ जाता है, और मजा आ जाता है एक्चुअली जब भी वो स्क्रीन उनके साथ शेयर करने को मिलता है। क्योंकि आपको तो पता ही है वो कैसे एक्टर नहीं है, वो लेगेसी है। हाँ, मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, बट मैंने ये बहुत सुना है कि मनोज सर खाने के बड़े शौकीन है। तो क्या सेट पे ऐसा कोई माहौल था जहाँ पर आप लोग बैठकर साथ में लंच करते थे या फिर परहैप्स डिनर? वो तो हमारा फीस्ट होता था। हम लोग वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। मतलब वो इतने शौकीन है, वो खाना मंगवाते थे हमारे लिए, सबके लिए, डायरेक्टर्स के लिए, जो भी हमारे कास्ट वाले, एकदम वो एक सेलिब्रेशन होता था। मतलब ऐसा लगता था कि हर मील में शादी हो रही है। थोड़ा ज्यादा हो गया, बट हाँ
वैसा फील आता था। एंड वो इतने कमाल के थे ना, हम लोग सेट पे अगर हम हैं तो हम उनके वैन में ही रहेंगे और उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हम लोग कभी कभी सोचते हैं भाई उनको रेस्ट करना होगा, हम जाते हैं, तो हम जाते थे तो वैन में उनके हमारे को उनके जो बॉय रहते थे वो बुला लेते थे कि सर बुला रहे हैं, तो हम तो खुश होते थे। हम तो, मुझे लगता था भाई 1 मिनट भी इनसे दूर ना रहें, इतना कुछ इतना मजा आता था, इतना सीखने को मिलता था। तो बहुत बहुत ज्यादा, बहुत मतलब कमाल का टाइम बिताया हमने साथ में। सर ये भी पूछना चाहती थी कि फर्स्ट सीजन जब आ जाता है तो सेकंड सीजन से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, पर काफी सीरीज ऐसी हुई है जिनकी सेकंड सीरीज इतना कमाल नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है कि फैमिली मैन 2 के लिए वो कौन सी चीज थी जो कमाल कर गई? व्हाट मेड फैमिली मैन स्टैंड आउट परहैप्स? मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली मैन इसीलिए शायद स्टैंड आउट करता है क्योंकि जो मेकर्स हैं और जो राइटर्स हैं वो इतने सेंसिबल हैं और वो अपने पास्ट को अपने साथ लेके नहीं चलते हैं। वो एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, और एक जो उनका इंटेंट है ऑनेस्टी और अर्नेस्टनेस के साथ वो काम करते हैं। मुझे लगता है वही एक उनका वो वेपन है, हथियार है, जो कह सकते हैं शस्त्र है। तो उनका कुछ बैगेज नहीं था, मुझे लगता है उन्होंने उसी शिद्दत के साथ सीजन 2 को बनाया है जैसे एक कोई नया शो डेवलप कर रहे हैं। उसी शिद्दत के साथ पूरी टीम ने काम किया है, चाहे वो एडी टीम हो, डायरेक्शन टीम हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, या चाहे वो एक्टर्स हो। तो ये मुझे लगता है कि ये एक जन की वजह से नहीं होता है कभी भी। इट्स अ टीम वर्क, एंड टीम वर्क लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो राज डी के थे, तो वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हीं चीजों ने हम लोग को बांध के रखा है, और आज अगर आपको सही लग रहा है तो ये पूरी टीम की मेहनत है, एंड हेडेड बाय राज डी के। फैमिली मैन 3 की तो ऑलरेडी बात छिड़ चुकी है, तो क्या आप उसका हिस्सा होंगे? आपने अगर स्पॉयलर्स हम दे सकते हैं क्या? यहाँ पे स्पॉयलर्स नहीं देने चाहिए ना, कईयों ने नहीं देखा होगा फैमिली मैन सीजन 2। मैं भी तो पहले मुझे लगता है वो देखेंगे आप तो पता, फिर आप नहीं पूछेंगे कि मैं हूं या नहीं हूं। मैं खुद नहीं देख पाई। I wish to be there in season 3 as well. I hope, I don't know, anything is possible. I might be there, I might not be there, but I'll be happy to be there. Obviously, and fans will be happy to see you there. सनी, मैं ये भी पूछना चाहती थी कि सोशल मीडिया पे कुछ कंट्रोवर्सीज की बात हो रही है फैमिली मैन से रिलेटेड। काफी लोग नाराज हैं कुछ चीजों को लेकर, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है लोग नाराज थे जब तक उन्होंने सीरीज देखी नहीं थी। अब शायद जब सीरीज देख लिए तो उसमें समझ में आता है कि ऐसा जिन चीजों की हम बातें कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये डायरेक्टर्स जो है बहुत सेंसिबल हैं, बहुत उन्होंने सीजन 1 में भी बहुत ज्यादा एम्पैथी के साथ उन्होंने शो बनाया था। दे showed the real side of India without giving any commentary towards it, without giving any opinion. कोई भी उन्होंने ये सही है, ये गलत है, ये नहीं बताया था। उन्होंने बस बताया था ये चीजें हो रही हैं, और उस चीज में मैं उनको बहुत ही स्मार्ट मानता हूँ, क्योंकि that's how they think. वो जो सोचते हैं, जिस की विचारधारा है, वो पोर्ट्रे करते हैं। वो कमेंट नहीं कर रहे हैं किसी पे, वो आप पर छोड़ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो बहुत ही एम्पैथी के साथ चलते हैं। हर कोई किसी न किसी कारण से किसी तरीके से बिहेव करता है, तो उस कारण को दिखाते हैं, उसको डेपिक्ट करते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन साइड दिखाना। सो अगर वो दिखाते हुए आप मद्देनजर रखते हुए काम करते हो तो मुझे उसमें कोई गलती नहीं दिखती है। बाकी ज्यादा डिटेल में आप उनसे पूछ सकते हैं। ये मेरा मानना है जी। ये तो हो गई फैमिली मैन की बात, पर मुझे लगता है कि इस बार आप छाए थे एस्पिरेंट्स को लेकर। संदीप भैया सबके दिल में बहुत ही अच्छे से समाये थे, तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि संदीप भैया का कैरेक्टर इतना फेमस हो जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं किया था। ये तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा। मुझे इतना डेफिनेटली पता था ये कि स्क्रिप्ट बहुत उम्दा है, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, और मेरे जहन में ये था कि इस स्क्रिप्ट का मैं कोई भी पार्ट होना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कम मिलती हैं पढ़ने को अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं काफी, लेकिन वो छट कर आप तक कितनी आती हैं वो पता नहीं। और उसमें से मतलब
छटकर आप कितनों में फिट होते हो वो अलग बात है, और उन फिट होने में से आपके पास कितनी आती है वो और लिमिट हो जाती है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी थी एक अच्छी स्क्रिप्ट में काम करने के लिए। तो आई एम ग्लैड कि मैंने वो राइट डिसीजन लिया, और आई एम ग्लैड कि उन लोगों को मैं अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे लिया। तो जी ऐसा है। एस्पिरेंट्स की बात की जाए तो वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। दो संदीप भैया का कैरेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था पूरे प्लॉट में, बट कहीं ना कहीं उन्हें मेन लीड नहीं कहा जा सकता, राइट? तो क्या जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी, आपने अभी मेंशन तो किया कि आपको उसका पार्ट होना था, बट एक तरीके से डर था कि कहीं ना कहीं मैं इस पूरे प्लॉट में कहीं गुम ना हो जाऊं एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर? नहीं, मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचता हूँ मेघा जी। मैं सोचता हूँ कि एक्टर को एक रोल जब मिलता है तो मैं उस रोल को बखूबी से निभाने की कोशिश करता हूँ, और ये कोशिश करता हूँ कि मैं एज दैट कैरेक्टर वो स्क्रिप्ट में मैं कितना रंग ला सकूं, रादर देन कि मैं अपने लिए कैसे कितना शो कर सकता हूँ उसमें। हम ट्रेंड होके आए हैं FTII से, तो हम सीख के आए हैं, और भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में सीखने का मौका मिला। तो हम वहां से सीख के आए हैं कि हमें अपनी क्राफ्ट बेहतर करनी है, हमें अपने प्रेजेंस से एक प्रोजेक्ट को एक अच्छा रंग देना है उसे। बाकी चीजें खुद ही हो जाएंगी। जैसे 3 Idiots में बोलते हैं एक अच्छे इंजीनियर बनने की कोशिश करो, सक्सेस अपने आप आएगी। तो मेरा भी यही मानना है, और मुझे लगता है कि उसी शिद्दत से हम सब ने काम किया है। आज अगर संदीप भैया का अगर नाम हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट्स का नाम हो रहा है। आज अगर किसी और कैरेक्टर का नाम हो रहा है तो वो एस्पिरेंट्स का नाम हो रहा है, क्योंकि हम सब मिलके एक यूनिट हैं। हम सब ने अपनी अपनी जो है शिद्दत से काम किया है। सब ने अपने दिल से जो काम मेहनत करके जब काम करके इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है, तो उसमें कैसे कह सकते हैं एक जन का श्रेय है। तो ये पूरी टीम की जीत है। अगर किसी भी कैरेक्टर का नाम होता है तो वो टीम की जीत है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर इस तरीके से हमारी बेसिकली मैं इस बात से खुश हूँ कि एस्पिरेंट्स बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा, बहुत लोगों ने देखा, और एक एक्टर को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। उसके लिए वही है एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ उसके लिए। हाल ही में करण जौहर ने एक लिस्ट निकाली थी जहां पर उन्होंने OTT वेब शोज कौन सी देखनी चाहिए वो रेकमेंड की थी। तो उसमें सबसे पहला एस्पिरेंट्स का नाम था। तो जब इतने बड़े प्रोड्यूसर एक आपके शो को इतना इम्पोर्टेंस देते, इतना सराहते हैं, तो कैसा लगता है एज एन एक्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट? इतने बड़े प्रोड्यूसर ही नहीं, इतने बड़े डायरेक्टर भी हैं, और बहुत वी फील हम्बल्ड एज अ टीम, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मैंने अभी कहा कि सबने मिलके जो मेहनत की है वो शायद कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को छुई है। और इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे हो, करण जौहर सर जैसे जो दिग्गज लोग हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो ये हमारे लिए एक अश्योरेंस है कि हम लोग राइट ट्रैक पे थे। और हम सब इससे कॉन्फिडेंस में अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हैं और ज्यादा, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आगे चल के हम ऐसा ही या इससे बेहतर काम करेंगे। तो ये एक अश्योरेंस है, अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी को यही चाहिए होता है। जैसे कि कहा मैंने, एक एक्टर को एप्रिसिएशन चाहिए होती है, एक राइटर डायरेक्टर को यही सराहना चाहिए होती है। तो यही है हमारी जीत, मुझे लगता है हमें यही तो चाहिए, बाकी सब तो खुद हो ही जाएगा। सनी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत 10 साल पहले की थी, कहीं 2010 में। अब जाकर आपको ये फेम, ये वो पॉपुलैरिटी मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, कहीं आपको ये लगता है कि मुझे मेरा ड्यू थोड़ा लेट मिला? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में अगर कदम रखता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, वो चाहता है कि 1-2 साल में मैं ये मुकाम तक पहुंच जाऊं। तो क्या आपको ऐसा लगा आपको आपका ड्यू थोड़ा लेट मिला? मेघा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ड्यू मिला है तो मैं उसी से बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम कर रहा था, मैंने छोड़ दिया था ये चीज सोचना कि फेमस होऊंगा या मेरी चीज पहुंचे, बहुत लोग देखें, फैंस बने, ये सब मैं भूल गया था। मैंने सिर्फ यही ख्याल रखा था कि मैं अपना काम कैसे करता रहूं। और मैंने आई एम श्योर आप जैसे बोल रहे हैं, आप शुरुआत इन्हीं सपनों के साथ करते हो कि आप फेमस हो जाओ, लोग आपको जाने और ये सारे। बट जब मैं अपने अंदर गया
ये चीजें नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने अंदर जाके अपने आप को चेंज किया। मैंने सोचा कि मेरा पहला सच क्या था ये इंडस्ट्री में आने का। मेरा पहला सच, मैं जब अपने आप को मैंने कुरेदा, तो मुझे पता चला कि जब मैं 7वीं 8वीं में इस उम्र में जब मैंने तय किया था एक्टर बनने का, तो मेरा असली सच तो थिएटर में बैठकर उस सच्चाई को देखना था कि उस सच्चाई को किस मिरेकुलस तरीके से वो लोग करते हैं, और मैं उससे मेस्मराइज था। तो मुझे तो सिर्फ वो करना था ना। अब ये चीजें तो पेरिफेरी है, ये सब तो मतलब एक्स्ट्रा चीजें हैं मेरे हिसाब से। तो जब मैंने वो सोचा कि मुझे सिर्फ काम अच्छे से करना है, तो मैंने उसी पे फोकस रखा, और मैंने फिल्म के बारे में सोचना छोड़कर ये सोचा कि मुझे अंत तक सिर्फ एक्टिंग करनी है। मुझे भगवान सिर्फ ये मदद करना है कि मैं सिर्फ अंत तक एक्टिंग करता रहूं, और बस मुझे ये था कि अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना, और मैं काम करते रहूंगा अभी भी। ऐसा कुछ तीर नहीं मार लिया है बट हाँ, सीख रहे हैं। और अगर जैसे कि आप बात कहेंगे कि मुझे ड्यू लेट मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिछले 10 साल थे, ये उन्हीं 10 सालों का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है कि आज मैं संदीप भैया इस तरीके से निभा पाया। मैं शायद आज से 5 साल या 8 साल पहले इस तरीके से नहीं निभा पाता। तो ये जो पिछले 10 साल थे, ये मेरे 10 साल मेरे सोना, मेरे गहने थे, जिन्होंने मुझे सिखाया। ये एक्सपीरियंसेस ने मुझे स्ट्रेंथ दी, ये एक्सपीरियंसेस ने मुझे बताया कि और स्ट्रांग बनाया कि नहीं, हमें करना यही है, अपना प्लान बी भी प्लान ए ही है। यही सोच के उन्होंने मुझे स्ट्रेंथन किया, उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया, और उन्होंने मुझे करेज दी कि आज शायद इस तरीके से मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और आज अगर आप कह रहे हैं कि मुझे ड्यू मिल रहा है, तो मुझे ये ड्यू से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और मेरे जो मैंने अब तक जो मुझे लगता है कि जो टीम के साथ मिलकर काम करके हमने परफॉर्मेंसेस किए, उसकी एश्योरेंस मिल रही है कि यस, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो इसी ट्रैक पे रहो, आगे बढ़ो, और जो ये अल्टीमेट ट्रुथ है, आपका इनिशियल ट्रुथ जो था, उसको मत भूलो। वही सोच के हम काम करते रहे। सनी, अगर देखा जाए तो हर एक्टर के रिजेक्शंस एक पार्ट होता है एक्टर की लाइफ का। तो हम जानना चाहते थे कि आपने रिजेक्शंस कितनी बार फेस किए होंगे अपने पूरे करियर में, और आज आप ये मुकाम तक पहुंचे, तो आई एम श्योर आपने उससे बहुत अच्छी तरह डील किया होगा। तो मैं वो जानना चाहती थी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आना चाहते हैं ना इंडस्ट्री में, मतलब इसका फ्लिप साइड भी है, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने की हैं, तो तभी आए इस इंडस्ट्री में जब आपको मतलब जीना और मरना जो है यही है, मतलब आप कफन बांध के आए हैं वैसा वाला, कि मतलब यही है, अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तब आए। और क्योंकि रिजेक्शंस इतने होते हैं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं बॉम्बे में मैंने सबसे ज्यादा ऑडिशंस दिए होंगे। मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे FTI से, भाई तूने कोई ऑडिशन छोड़ा है क्या? तो मैंने मतलब बहुत सारे, मैंने वहां से शुरुआत की है जब हम बॉम्बे आए थे, और एड के ऑडिशन के लिए भीड़ लगी रहती थी, और दरवाजा बंद रहता था, और भीड़ में सब खड़े रहते थे, और एक दरवाजा खुलता था, एक आदमी या एक बंदा या बंदी बाहर आते थे, और सबकी शक्ल देखते थे और बोलते थे नो नो, नॉट फिट, नॉट फिट। यही सुना है हमने, बस नॉट फिट, बस ये नॉट फिट में हम निकल जाते थे। तो वहां से शुरुआत की है। तो उसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत अपने आप का क्या बोल सकते हैं आप, पेशेंस, जो परसिवरेंस और वो वाली बात है ना, बहुत करेज चाहिए ये करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे आसपास मेरे लोग थे, मेरी फैमिली थी, इनका सपोर्ट था, इसलिए मैं शायद निकाल पाया। कईयों के पास वो भी नहीं होता है। तो आई वुड स्टिल सी माई सेल्फ इन अ बेटर साइड, मतलब बेहतर, अपने आप को मैं बेहतर ही मानूंगा फिर भी। हालांकि काफी रिजेक्शंस, काफी चीजें हुई जिन्होंने सिखाया मुझे और आज इतना स्ट्रांग बनाया। और तो हाँ, तो ये है, ये मद्देनजर रखना जरूरी है। आपने कहा कि पेशेंस बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं इतने सारे चैलेंजेस और उतार चढ़ाव देखने के बाद ना एक बार माइंड भी ऐसा हो जाता है कि यार अब गिव अप कर देना चाहिए। तो क्या आपकी लाइफ में कभी वो पॉइंट आया था कि अब मुझसे नहीं हो रहा, वो अंदर से एक आवाज आती है कि अब मुझसे नहीं हो रहा यार, अब आई वांट टू डू समथिंग गुड, ऐसा कोई पॉइंट आया था आपके लाइफ में? बिल्कुल आया था मेघा जी। एक्चुअली आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी FTI में, मैं पढ़ रहा था, तब मुझे फिल्म मिली थी पहली। और वो फिल्म मिली थी और मुझे लगा था मैं फिल्म करके निकलूंगा, शायद मेरा सेट हो जाएंगी चीजें और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बट वो फिल्म इट डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे, मतलब वो रिलीज हुई 5 साल बाद।
और उन 5 साल के दौरान मैंने 5 से 6 से 7 फिल्में की एज लीड। वो फिल्म लीड में की थी मैंने, और कभी कोई फिल्म बन नहीं पाई, कभी आधी में बंद हो गई, कभी बन के रिलीज ही नहीं हुई, कभी फाइनेंसर्स बैक्ड आउट, और कभी वो फिल्म फेस्टिवल्स में गई, कभी उस फिल्म को ऑस्कर कंटेंशंस में शॉर्टलिस्ट हुई, लेकिन रिलीज नहीं हुई कोई भी। और रिलीज हुई पहली फिल्म जो मैंने पहली फिल्म की थी 2011 में, और वो भी रिलीज ऐसे हुई मतलब पता भी नहीं चला किसी को। तो मतलब मैं एक बैंग से शुरू करके फिर हाई होके और फिर लो होके ये सब हुआ। तो मेरा ये पॉइंट आ गया था। उसके बाद करते 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 4-5 साल ऐसे थे कि मुझे लगता था कि क्या करना है, मतलब ये हम नहीं है, जैसे कि आपने कहा, मैं क्या एम आई नॉट कट आउट फॉर दिस, क्या दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्या मुझे नहीं मिलेगा, क्या मुझे नहीं होगा। तो मैं इसी में जूझता रहता था, चलता रहता था। और एक पॉइंट आया था ऐसा लाइफ में कि मुझे लगा था कि वी हैव टू अर्न समथिंग यार, मतलब कमाई कुछ नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेड एंड बटर। मैं कोशिश करता था कि कहीं और से कुछ करूं, अर्न करूं, पर मुझसे नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हो रहा था। आई वॉज एट सच अ लो पॉइंट इन माई लाइफ। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब आप सबसे लो अपने लाइफ में रहते हो, आप भगवान के सबसे करीब रहते हो। तो पता नहीं कहीं से वो, शायद आज मैं हाइंडसाइट में बात कर रहा हूँ, तो कहाँ से वो स्ट्रेंथ मिली मुझे, या मेरे शायद लोग थे आसपास उनसे मिली। उस स्ट्रेंथ को मैंने और थोड़ा सा खींचा, कि मैंने बोला कि ये सबसे लो पॉइंट के नीचे थोड़ा सा और जाते हैं ना, थोड़ा सा और जाते हैं, और फिर वहां से आपको जो है लाइट दिखती है। तो वहां से धीरे धीरे मतलब 2011 में मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, जो मैंने उससे 5 साल पहले की थी, और उसके बाद 2015-16 तक ये चीज चलती रही, और फिर जाके धीरे धीरे रोल्स जो ऑफर होने लगे उनमें से मैं करने लगा। फिर वो ब्रिज मोहन से शुरू हुआ, और धीरे 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 जामुन हुई, और फिर फैमिली मैन हुआ, एंड देन चाचा विधायक, एस्पिरेंट्स, एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू नीरज जी। आप, अगर मैं आपकी जर्नी देखूं, आपने सबसे ज्यादा, हाँ हालांकि आपने बोला आपने फिल्म्स की थी बट कहीं ना कहीं वो रिलीज नहीं हो पाए, पर उसके बाद आपने अपना रुख ओटीटी की तरफ कुछ ज्यादा ही मोड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहती थी, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि एक्टर्स अपने आप को एक लिमिट कर देते, एक मीडियम को लेकर, एक जॉनर को लेकर। क्या आपके लाइफ में ऐसा कभी कोई फेज आया था? नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि मैं लिमिट करता हूँ अपने आप को। मेरे साथ तो ये था कि भाई जो काम दे दे वहां कर ले, हमारे पास चॉइस कहाँ थी। हमको तो अपना काम करना था, हम अंदर आग लिए घूम रहे थे कि हमको परफॉर्म करना था। तो जहां उसे आउटलेट मिलता था हम करते थे। ओटीटी में मिला, I'm grateful to OTT platform booming this way, और उसमें हमको काम मिला, हमको मौका मिला करने का। आई थिंक ओटीटी की वजह से ही तो हम आज बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा कॉन्शियस चॉइस थी। हम तो चाहे ओटीटी करें, चाहे ऐड करें, चाहे फिल्म करें, काम तो हम वैसे ही करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। मीडियम से फर्क ही नहीं पड़ता है, मेहनत उतनी है, काम उतना ही है, तरीका वही है, बस लोग देख लें, पहुंचना चाहिए काम बस लोगों तक। सर, ये आपने दोनों ही, आपकी फैमिली मैन टू एस्पिरेंट्स बहुत अच्छा किया है। तो अब क्या आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं बॉलीवुड फिल्म्स के, टीवी और परहैप्स अदर वेब सीरीज? बिल्कुल बिल्कुल, बाय गॉड्स ग्रेस ऑफर्स आ रहे हैं, और अच्छे ऑफर्स भी आ रहे हैं। बट मैं एक ऑलरेडी फिल्म कर रहा हूँ, तो अभी वो एक फोकस में है, वो भी एक अच्छी स्क्रिप्ट है, तो वो हम लोग पहले उस पर फोकस करेंगे। एक मैंने किया हुआ अमेजोन का शो है, वो आएगा। एंड अभी बाकी ऑफर्स हैं, टाइम लिमिट कुछ पता नहीं है किसकी कब क्या होने वाला है, तो वी विल फिगर आउट। बट थिंग्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इनफैक्ट नॉट ओनली ऑफर्स, इंडस्ट्री के कितने ए लिस्टर्स वगैरह लोगों ने हमको अप्रिशिएट किया है, पर्सनल मैसेजेस किए हैं। दैट इज वेरी वेरी हम्बलिंग, एंड दैट्स वेरी स्वीट ऑफ देम टू YouTube पे एक शो आके दे आर वॉचिंग एंड दे आर अप्रिशिएटिंग। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube कुछ ऊपर या नीचे हो जाता है। आई थिंक YouTube की आप रीच समझिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार या ZEE5, सोनी लिव जिनकी बात करते हैं, ये शो हमारा YouTube से आया है। तो YouTube एक पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसने कहा था कि आप अपने अपने क्रिएटर बनो, तो उससे बड़ी फ्रीडम किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं दी है। तो थैंक यू फॉर हैविंग YouTube इन दिस era,
एंड थैंक्स जो भी इनके ओनर्स हैं फॉर ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ अस, उसकी वजह से हम लोग कर पाए। एंड टीवीएफ इज अ बिग एग्जांपल। टीवीएफ यूट्यूब की वो है, मतलब यूट्यूब की देन है मुझे लगता है। एंड अरुणाब रिसेंटली उन्होंने यूट्यूब को एक लव लेटर लिखा था जो कि मुझे बहुत टचिंग लगा था। तो आई एम ग्लैड कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको तरीके से यूज किया जाए तो आप काम कर सकते हो, किसी मुकाम पे पहुंच सकते हो। ये तो हो गई आपकी करियर की बात। तो मैं ना आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने वहां पर आपकी और आपकी धर्मपत्नी की फोटो देखी, तो नीचे जाकर कमेंट्स पढ़े तो वहां पर ही ना बहुत सारी लड़कियों ने उनका दिल तोड़ दिया आपने सनी, कहीं ना कहीं। काफी लोगों को ये पता भी नहीं था कि आप शादीशुदा है, आपकी शादी हो चुकी है। जब आपको, क्या आपने डीएम कभी चेक किया होगा, आपने देखा होगा कि कोई लड़कियां आपको ऐसे मैसेजेस भेज रही हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता काफी लोगों को ये, उन्होंने सोचा भी होगा कि ये बंदा मैरिड होगा। तो आपको ऐसे कोई डीएम्स आए, ऐसे कमेंट्स पढ़कर आपका रिएक्शन क्या है? मुझे मेरा रिएक्शन ये होता है कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि उन लोग को कितना प्यार है संदीप भैया से, कितना प्यार है मिलिंद से, कितना प्यार है विकी महेश्वरी से। तो मैं उसमें अपने आप को नहीं डालता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये उससे प्यार करती हैं और मैं एक थर्ड पर्सन की तरह देखता हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ कि क्या बात है, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ। और रही बात मेरी धर्मपत्नी की, वो भी मेरी बैचमेट रह चुकी है FTI से। हम लोग एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। सो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी लाइफ में, जो मैं आज सेन हूँ और तरीके से आज इतने अच्छे से शायद बात कर पा रहा हूँ आपसे, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, मेरे भाई, तो ये लोग होते हैं ना कि जैसे कि आपने अगर एस्पिरेंट्स में देखा होगा कि आपके अगर अपने लोग आपके साथ होते हैं तब आप किसी मुकाम पे पहुंचो तो उसका मजा अलग ही होता है। वरना आप अकेले पहुंच के आप क्या ही उखाड़ लेते हो, मतलब आप पर मतलब कोई साथ में सेलिब्रेट करने वाला ही नहीं है तो उस सक्सेस का क्या मजा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दीज people and not only these, there is a set of very very close friends जो हैं मेरी लाइफ में and I really cherish them। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने प्यारे लोग हैं मेरी लाइफ में। ये तो हो गई, सारी बातें हो गई। अब मेरे पास एक छोटा सा सेगमेंट है, स्पेशल फर्स्ट, जहां पर मैं आपको आपकी फर्स्ट चीजों के बारे में पूछूंगी और आपको उसका आंसर देना है, ठीक है? योर फर्स्ट सैलरी और योर फर्स्ट पे, आपकी पहली सैलरी या पे पे क्या कितनी मतलब थी और कहाँ से आई? मेरी पहली सैलरी थी एक मैं कॉलेज के टाइम पे मैं वो प्रमोशन के लिए एक मॉडल होते हैं ना कि ये बेचते हैं चीजें, तो वो मैं करता था। तो कुछ मुझे लगता है दिन के 800-1000 रुपए टाइप्स कुछ था दिन के। ओके। देन दिन के थे कि महीने के थे? आई थिंक महीने के थे, सॉरी। क्योंकि वो टाइम पर तो दिन पे बहुत ज्यादा हो गया, महीने हाँ, के होंगे, महीने जी, महीने के 800-1000 ऐसे कुछ। आपका फर्स्ट सेलिब्रिटी एनकाउंटर? फर्स्ट सेलिब्रिटी एनकाउंटर मुझे मेरा था, जो मुझे अभी याद आ रहा है कि इरफान सर के साथ था और उनको मैंने मॉल में देखा था। और मतलब मेरे लिए ऐसे मतलब उतना मैं पर्सनली ऐसे स्टार्स तक उतना हर किसी के लिए नहीं हो जाता हूँ, बट जब इरफान सर टाइप या मनोज सर टाइप लोग होते हैं तो मैं पिघल जाता हूँ जो बोलते हैं। तो मैंने वहां सोचा नहीं, ऑफ कोर्स स्टारस्ट्रक होते हो पर आपके पास करेज नहीं होती कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है ना, ये ग्रेट हैं, ये कमाल लोग हैं, तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। लेकिन जब इस टाइप के लोग होते हैं तो वो मेरे लिए, मैं बिना सोचे मैं चला गया, उनसे बात की और वो मोमेंट मेरे लिए मतलब लाइफ का कमाल का मोमेंट रह चुका है। और उन्होंने बहुत अच्छे से बात की थी मुझसे। तब तो मैं मतलब आया ही था बॉम्बे में, कुछ पता नहीं था और बहुत मेरा दिल टूटा है। मुझे उनके साथ काम करने का मन था बहुत ज्यादा, तो वो मुझे उसकी तो भरपाई पता नहीं कैसे होगी, बट हाँ, और वही थे मेरे फर्स्ट। वो आज भी मुझे विविडली याद है। द फर्स्ट डे ऑन योर सेट्स, आपके डेब्यू शो पे फर्स्ट डे आपका कैसा था? फर्स्ट डे मेरा बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था और मेरे जहन में ये था कि यही है भाई,
मैं हर शॉट में हर चीज में 100% देता था। नॉट दैट कि अभी नहीं देता हूँ, बट उस वक्त तो कोई समझ ही नहीं थी ना। मैं एफटीआई में पढ़ रहा था और मुझे फिल्म मिल गई थी, और मुझे लगा कि और मुझे पता भी नहीं था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, बल्कि मैं तो श्योर था कि मुझे नहीं आता है। बट वही लोगों से पूछ के, सीख के, बात करके, पॉइंट्स लेके, सब समझ के, स्क्रिप्ट पढ़ के, जो मुझे जिसने जो बताया वो सब अप्लाई करके एकदम एक जंग में जैसे कूद जाते हैं ना बिना सोचे, तो वैसा था मेरा। एक ऐसा सीन जो आप कर रहे थे और आपको बहुत फर्स्ट ऑकवर्ड सीन आपका कौन सा था? वही फिल्म में था। मुझे हालांकि मुझे थोड़ा इंटीमेट सीन करने से बहुत डर लगता है मतलब क्योंकि कई बार आप जानते नहीं हो, एंड बेसिकली एक्टिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग केमिस्ट्री, रिलेशनशिप, और सडनली आप सेट पे आके आपको अगर कुछ सीन करना होता है तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। यू नीड टू बिल्ड एंड डू इट बिकॉज आई ऑलवेज फील कि रिस्क है। तो ऐसा कोई इतना इंटीमेट सीन नहीं था। मुझे वही मेरी फिल्म थी साइकिल की, उसमें वो जो मेरी लव इंटरेस्ट है, जिनको मैं पसंद करता हूँ, उनको मुझे सिर्फ कंधे पे हाथ रखना था, और उसमें भी मैं ऑकवर्ड ही हूँ। तो अच्छी बात ये थी कि मैं ऑकवर्ड ही था सीन में भी और रियल में भी, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं वो ऐसे ना हाथ कंधे पे जाके ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वो मुझे आज भी याद है, और वो प्रोमो में भी डाला था उन्होंने आपका फर्स्ट प्रपोजल एंड हार्ट ब्रेक? फर्स्ट प्रपोजल एंड हार्ट ब्रेक, हम लोग पास नहीं कर सकते क्या कुछ? फर्स्ट प्रपोजल तो बहुत ही लड़कपन में था यार, मतलब बचपने वाला प्यार, सातवीं वातवीं में, और उधर ही 10वीं में हार्ट ब्रेक भी हो गया था किसी और के साथ। इधर प्रपोजल था जिसको हमने वो नहीं किया, और उधर 10वीं में कोई हमको नहीं मिला। तो ये सब लड़कपन में हो गए थे हम लोग बहुत स्मार्ट थे हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, पब्लिक स्कूल तो बहुत तेज होते थे एक अच्छी और एक बुरी रूमर जो आपने अपने बारे में सुनी हो? यार कितना सोचवाएंगे आप अच्छी और बुरी रूमर। यार रूमर अभी कहाँ आई है यार, अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद जुम्मा 4 दिन नहीं होंगे रूमर कहाँ से चलिए, पता नहीं, जेन्युइनली आई डोंट नो। आप ही बता दो, आपने कुछ सुनी हो तो मैंने कोई अभी तक सुनी नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ exactly. अगर कोई आई है तो। थोड़ा समय तो इंडस्ट्री में, समझ लो जुम्मा वही वाली बात मुझे पता नहीं एक्चुअली। आपका पहला फियर जिसके साथ आप, योर फर्स्ट फियर दैट यू डेल्ट विथ, पहला फियर? यही था, मुझे लगता है। अभी होंगे बहुत सारे, पर अभी जो याद आ रहा है मैं वही बोलता हूँ कि पहला फियर यही था जब मुझे फिल्म मिल गई थी। और फ्रैंकली मैं बताऊं मेघा जी, वो फिल्म मिल गई थी जब मुझे पहली, तब तो मैं इतना रॉ था, इतना सीख रहा था। मैं सोचता हूँ आज भी तब मैं कितना डरा हुआ था, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर हमने थोड़े बहुत काम करे भी हैं, मुझे आज भी डर लगता है। अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है और मैं सोचता हूँ कि अरे ये मुझे परफॉर्म करना, मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो वो एक कांस्टेंट है। बट वही है कि वो जब तैयारी के साथ आप जाते हो सेट पे, तो फिर वो डर अच्छा हो जाता है, और अगर नहीं जाते हो तो वो डर बुरा हो जाता है। बट मैं खुश हूँ इस बात से कि वो डर भी है, वो अच्छे वे में ही रहे और मुझे हेल्प करे तो अच्छा ही है जब तक वो है। तो यही एक होता है मुझे, अब ये याद आ रहा है मुझे। अदरवाइज डर मेरे वैसे मुझे ये सब स्विमिंग, ऊपर से कूदना, ये सब डर नहीं है, ऐसे ही याद आते हैं ना, यही है। लास्टली, एक ऐसी मूवी और एक ऐसा शो जिसने आपका परसेप्शन चेंज कर दिया होगा, कोई भी हो सकती मूवी या शो। यस, मूवी मैं बताऊंगा, बीइंग जॉन मैल्कोविच करके फिल्म है। हम एफटीआई में थे, पढ़ रहे थे, और मैंने ना बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं था इंग्लिश सिनेमा में, हॉलीवुड से बहुत ही जुरासिक पार्क और यही सब बस देखा था।
बट जब मैंने वो फिल्म देखी थी, आई रिमेम्बर इट वेरी विविडली, अपने रूम में बैठकर, वहां हम लोग फिल्में देखते थे, वो सब चीजें होती थी। लेकिन जब मैंने वो फिल्म देखी थी बीइंग जॉन मैल्कोविच, तो मुझे लगा था ओ माय गॉड, मतलब इस तरीके की भी फिल्में होती हैं। मतलब इस फिल्म ने मुझे इतना इंट्रिग किया, उसने मुझे, इस फिल्म ने इतना इंस्पायर किया, और उस फिल्म ने मुझे बताया कि ऐसे भी काम होते हैं, मतलब आप किस लेवल पे हो। तो वो आज भी मेरे जहन में है, और इनफैक्ट मैं एस्पायर करता हूँ कि उस तरीके की फिल्मों में का हिस्सा बन सकूं और उस तरीके का काम कर सकूं। ये मेरी मंशा है। सो लेट्स होप आई विल वर्क टुवर्ड्स इट एंड गॉड विल मेक इट हैपन। लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगी, ये आपका कौन इंस्पिरेशन है, कौन से एक्टर आपके इंस्पिरेशन है? मैम मेरे ना बचपन से लेकर बहुत चेंज होते रहे हैं, क्योंकि आप शुरू में आपकी क्या समझ होती है, बट मैं आज की डेट के हिसाब से बताऊंगा। मेरे ऑल टाइम रॉबर्ट डिनीरो, अल पचिनो, ये लोग हमेशा से रहे हैं मेरे आइडल। रॉबर्ट डिनीरो, अल पचिनो, डेनियल डे लुइस एंड नसीरुद्दीन शाह साहब, इरफान खान साहब, मनोज बाजपेयी साहब, एंड पहले के भी बहुत हैं, बट ये हमेशा कांस्टेंट रहे हैं। एक और छोटा सा सेगमेंट है मेरा, लास्ट सेगमेंट, इट इज नो योर सेलिब्रिटी, केवाईसी, जो मैंने तो अच्छा, केवाईसी नो योर सेलिब्रिटी, हमने बाकी तो केवाईसी किए ही हुए हैं, पर ये एक अलग सा केवाईसी है। तो हमने अपनी काफी केवाईसी कर लिए हैं मुझे लगता है। इतने तो किसी ने नहीं किया अब तक। बट गुड। फर्स्टली, इफ यू वर नॉट एन एक्टर, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? कौन सा प्रोफेशन चूज कर? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं आता है ऐसे, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं होता, बट हाँ मुझे बचपन में याद है आई यूज्ड टू डैबल कि मैं फुटबॉलर बनूं या एक्टर बनूं। फिर मैंने वो फिल्मों में देख के थिएटर में जाके मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और फिल्मों की तरफ आया। तो मुझे लगता है फुटबॉलर, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचता नहीं पहुंचता, बट आई वॉज डिसेंट प्लेयर। I am. I would say. Your favorite color? Favorite color, white. You're wearing it right now also. Yeah. Your favorite food? यार frankly ना, पनीर जो है मैं कभी भी खा सकता हूँ। पनीर का डिश, कच्चा नहीं, पनीर is my favorite. You can have it anytime. Any meal. Your favorite holiday destination? पहले मैंने सोचा था इंडिया एक्सप्लोर करेंगे, कश्मीर वगैरह, तो काफी हद तक हो गया। अभी मुझे यूरोप जाने का मन है, तो अभी गया नहीं हूं मैं। तो कोविड के बाद कोई प्लान है क्या? आप एक ट्रिप प्लान एक्चुअली मेगा जी, हमारा प्लान अप्रैल लास्ट ईयर, हमारी टिकट्स वगैरह बुक थी स्विट्जरलैंड के लिए। और जैसा कि आपको पता है मार्च में सब बंद हो गया था लास्ट ईयर, पहला लॉकडाउन। तो आज भी हमारे फ्लाइट का तो हो गया रिटर्न, लेकिन जो हमने, हाँ सब कुछ हो गया था, वीजा से लेकर एवरीथिंग। तो जो स्टे वगैरह का है ना, वो तो अभी भी मझधार में आ जाएगा वो भी। The thing, आपकी 5 things जो आपके बकेट लिस्ट में है, 5 things बकेट लिस्ट। एक्चुअली रिसेंटली मुझे किसी और ने भी ये पूछी थी बात, क्योंकि सिनेरियो ऐसा हो गया ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आई एम हैप्पी कि हम लोग का काम यहाँ तक पहुंच गया है, लोग देख रहे हैं, लेकिन इस चीज का जो भरपूर मजा हो पाता अगर ये वर्ल्ड और ये दुनिया विदाउट कोरोना होती, अगर कोरोना फ्री होती तो बहुत फ्री रहता। ये जो खुशी होती ये होलसम होती। बट मैं ये चीज सोच के भी खुश रहता हूँ कि जब लोग बोलते हैं कि ऐसे माहौल में कुछ इंस्पायरिंग देख के अच्छा लगा, हमको लगा कि कुछ था, कुछ हमारा जिसने माइंड डाइवर्ट किया, तो उस वजह से मैं ग्रेटफुल भी फील करता हूँ कि हम वो चीज कर पा रहे हैं लोगों के लिए। तो उस वजह से मैं ना ज्यादा बकेट लिस्ट सोच नहीं पाता हूँ फिलहाल। मेरा इमीडिएट बकेट लिस्ट अगर आप देखा जाए तो मेक दिस वर्ल्ड कोरोना फ्री एंड मेक दिस, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सॉल्व हो जाए, ये जो वॉर वगैरह होते हैं ये सॉल्व हो जाए। चौथी चीज मैं ये कहूंगा कि मेंटल हेल्थ को लोग सीरियसली लें, क्योंकि
लोग इसे टैबू समझते हैं। फिजिकल हेल्थ अगर बीमारी होती, दर्द होता है तो सीरियस लेते हैं, लेकिन मेंटली कोई ठीक नहीं होता है तो डोंट टेक दैट सीरियसली, दे टेक दैट सीरियसली। एंड अगर आप अपने लोगों के साथ शेयर करो, नहीं कर रहे हैं तो उनको उकसाओ, शेयर करें, बात करेंगे तो इजी हो जाता है। और बहुत ज्यादा ही है तो आप थेरेपिस्ट को दिखाएं, इट्स नॉट अ बिग डील। 4 सेशंस करके इफ यू कैन फील ग्रेट फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नो बिग डील, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। जो मेंटल है, पागल है, इट्स ऑल स्टूपिड। इसी वजह से ये टैबूज हमारे देश में ये चल रहे हैं, तो ये ठीक हो जाए। और लास्ट वाला मैं बताऊंगा जो मेरी पर्सनल लिस्ट में से है, स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग आपकी इंस्पिरेशंस, who you admire the most, not an actor, it can be anyone else, not from the industry also. Anyone, someone particular? Anyone, कोई the person you admire, can be on industry person. I really admire my dad. I think the kind of that instinct, that killer instinct बोलेंगे कि नहीं, मतलब जो कुछ सोच लेते हैं और ठान लेते हैं ना, और वो करना है, वो वाला एक्ट उनसे आया है मेरे अंदर। एंड हार्ड वर्किंग एंड यू नो शिद्दत से किसी चीज में लगे रहना, ऑनेस्टी के साथ, ये सारी चीजें मुझे उनसे आई हैं। एंड आई रियली लुक अप टू हिम। आज भी वो मतलब नई नई चीजें सीख रहे हैं, यू नो, ही हैज हिज ओन गराज, वो यूट्यूब से चीजें सीखते हैं, एंड इज यू नो अपिंग हिमसेल्फ, अपने आप को और सिखा रहे हैं चीजें। सो आई रियली लुक अप टू हिम। फादर्स डे भी आ रहा है, होप यू प्लान समथिंग रियली गुड फॉर हिम, मेक हिम फील बेटर। एक लास्ट चीज, आपने अपने थोड़ा सा तो हमें बता दिया था आपके और आपकी वाइफ के रिलेशन के बारे में, आप कहाँ से शुरू हुआ, तो अगर थोड़ा हमें और बता देते, प्रपोजल कहाँ से हुआ, या यू नो कि लव मैरिज थी फर्स्टली, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। शी इज मोर देन माय वाइफ, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली। तो हमें लगता ही नहीं है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें तो ऐसा लगता है हम अभी वही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप ही है हमारा, और टचवुड ऐसा ही रहे आगे जाके भी। तो वैसा ही है, FTI में शुरू हुआ सिलसिला जब हम पढ़ रहे थे साथ में, तो वो अनकहा टाइप हो गया, मतलब दोनों की तरफ से किसी। और कहना, अगर दरअसल कहना जाए तो मैं ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, और पहल करने वाला मैं ही था, सब कुछ मेरी तरफ से ही था। तो वो मुझे मजाक में बोलती रहती है, मतलब उनके लिए, उनके लाइफ में कोई ऐसा पहले रिलेशन था नहीं, आई वाज द फर्स्ट वन। तो मुझे कभी कभी जोक में बोलती है, तूने मुझे फंसा लिया। तो हाँ, तो फंसा लिया मैंने, और अच्छा किया। बहुत अच्छी बंदी को चुन के फंसाया। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड। थैंक यू सनी। एंड लास्टली आई वांटेड टू नो, आपका कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप कुछ स्कूप दे पाए तो? मैंने वही बोला, एक बहुत अच्छी फिल्म है, लीडिंग प्रोडक्शन हाउस है, एक अमेज़न का शो है, ये तो है 2 चीजें। आई कांट रिवील द नेम्स बिकॉज वो लोग, उनका काम रहता है, मैं मतलब क्या बोलूं। और इसके अलावा देयर आर मेनी एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग माय वे, रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। लेट्स सी, कुछ ना कुछ जल्दी साइन हो जाएगा और हम इत्तला करेंगे सबको। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू so much for talking to me और आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीकेंड नाउ, अभी भी आधा दिन बचा है, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेघा, it was wonderful to be with you. Thank you, bye bye, take care. ये जलन भी ना कमाल की चीज होती है। अच्छे लोगों की बुद्धि मानो भ्रष्ट हो जाती है, जैसे कि हमारी कियारा की हो गई है। जी हाँ, वीर और रानी को अलग करने के चक्कर में, उनके रिश्ते में दरार डालने के चक्कर में ये कुछ भी अंट-शंट बोले जा रहे हैं। वीर, आप
आपके प्यार का कद तो रानी के प्यार के सामने बहुत ही छोटा निकला। पहले तो आपने रानी पर शक किया और उसके बाद कियारा आपके कान जितने भर रही है, आप उतना ही ज्यादा गुस्सा हुए जा रही हैं। कुछ तो सोचिए, अगर आपने रानी से कभी भी किसी भी पर थोड़ा सा भी प्यार किया होगा ना, तो आपको कियारा को इसी वक्त जवाब देना चाहिए था कि आपकी रानी ऐसी वैसी बिल्कुल नहीं है और धोखा देने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आप चुपचाप ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? विक्रम को देखिए, जो आपका छोटा भाई है, भाभी को माँ समान मानता है और भाभी पर कितना विश्वास है, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। खैर, अब आप बलिया जा रही हैं तो देखना ये होगा कि बलिया जाकर आपको सच्चाई का पता चलता है या फिर कियारा आपको जो दिखाएगी वही देखेंगे आप। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।